नमस्कार दोस्तों, फ्री स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे बीपीएससी एईडीओ एग्जामिनेशन 2025 के अंतर्गत हमने जो आपसे वादा किया था कि डेली टारगेट सीरीज के अंतर्गत लूसेंट होमवर्क प्रोग्राम लेकर के हम लोग आ रहे हैं। और इसके अंतर्गत जो है ना, हमने ऑलरेडी आपको बताया था कि लूसेंट के साथ साथ जो है ना, हम लोग आपका करंट अफेयर्स के लिए एसपीडी भी हम कवर करेंगे। देखिए, अगर ये दोनों अगर आप सेगमेंट को कंप्लीट कर लेंगे तो हमें लगता है कि जनरल स्टडीज से जो पेपर होने वाला है, ठीक है, 100 क्वेश्चन का आपका संभवतः जो है ना मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएंगे। और इसके साथ साथ अगर आप बिहार स्पेशल वाले इश्यूज को अगर आप कवर कर लें, ठीक है, स्टैटिक और करंट अफेयर्स, जो कि ऑलरेडी मैं कंप्लीट करवाऊंगा अपने चैनल पे फ्री स्टडी 94 के प्लेटफॉर्म पे आपको ये सारा कंप्लीट होगा, ठीक है। तो इसके अंतर्गत जो है ना कि सबसे पहले हमने जो है ना डे 1 के अंतर्गत जो हमारा अभी हिस्ट्री हम शुरू कर रहे हैं, और इसमें हम प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत जो है ना एक एक करके सारे टॉपिक को देखेंगे। और ये जो टारगेट है दोस्तों, ये लूसेंट जो न्यू एडिशन आया हुआ है, ठीक है ना, इस बुक से हम कवर करेंगे। यानी आपको जो है ना हम सोर्स बता करके आपको हम टारगेट दे रहे हैं। आपके पास अगर ये बुक्स हैं तो आपको मैं जो टॉपिक आज समझा रहा हूँ, इस टॉपिक को जरूर जाकर के अपनी बुक्स में पढ़िएगा। अगर आपके पास ये अपडेटेड बुक्स न्यू एडिशन नहीं है तो आपको इसके लेकर के ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, फ्री स्टडी 94 के जो टेलीग्राम प्लेटफॉर्म है, टेलीग्राम चैनल है हमारा, उसे ज्वाइन करना है। तो वहां पर ये पीडीएफ अवेलेबल करवाए जाते हैं, वहां पे करवा दिया जा चुका है। आप उसे डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। और कोशिश कीजिए कि पीडीएफ को अपने पास रखिए और वीडियो के साथ उसको जो है ना सुनिए और देखिए और समझिए, ठीक है, क्योंकि उसके माध्यम से रिवीजन करना जो है ना आपके लिए बड़ा ही आसान होने वाला है। और लूसेंट आप सभी को पता होना चाहिए कि लूसेंट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन का बुक है, इसमें बहुत सारे तथ्य दिए गए हैं। तो और ये एग्जामिनेशन जो है बीपीएससी एईडीओ का जो एग्जामिनेशन होगा, ये ज्यादा से ज्यादा संभावना यही है कि आपको लूसेंट को ही आधार बना करके बनाया जाएगा, क्योंकि तथ्यात्मक यानी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। और इस बुक से आप केवल और केवल एईडीओ को ही टारगेट नहीं कर सकते हैं। जितने भी जनरल कंपटीशन के जो एग्जामिनेशन है, चाहे आप बिहार के स्तर पर आप बिहार दरोगा का तैयारी कर रहे हैं, या फिर अभी जैसा कि आपने देखा होगा कि बिहार कांस्टेबल, बिहार पुलिस का भी वैकेंसी आए हुए हैं, ठीक है, मद्य निषेध का भी आया हुआ है, तमाम सारे वैकेंसी जो है ना आए हुए हैं। इसके साथ साथ आरआरबी का भी वैकेंसी आया हुआ है, एनटीपीसी का, ठीक है। तो सभी प्रकार के एग्जामिनेशन के लिए जो है ना ये एक ऑथेंटिक बुक्स माना जाता है, ठीक है। तो हम एक करके उन सभी चीजों को डिस्कशन करेंगे। तो हमने जो है ना ये एक सीरीज हमने लाया है बीपीएससी एईडीओ के नाम से। आप 72nd बीपीएससी को भी टारगेट अगर आप करते हैं तो ये भी जो है ना आपको यहाँ से बहुत सारे आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा, आपके बहुत सारे प्रश्न को सही कर देगा, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना है। चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। और पीडीएफ के लिए जैसा कि मैं पहले ही बताया कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, जरूर जाकर के ज्वाइन कीजिए, ताकि आपको समय समय पर जो नोटिफिकेशन हो, समय समय पर जो हम आपको क्यूज करवाएंगे, कुछ नए अपडेट आपको देना हो, तो हम आपको टेलीग्राम के माध्यम से ही एक संवाद का जो जरिया है हमारे और आपके बीच में वो बना रहेगा, ठीक है। तो बिना किसी देर का हम अपने आज के डे 1 का टारगेट को हम पूरा करने का प्रयास करते हैं। और ये टॉपिक हमने लिया है एंशिएंट इंडिया, ठीक है, और इसके अंतर्गत हम बात करेंगे। तो दोस्तों आज हम एंशिएंट हिस्ट्री से बीपीएससी एईडीओ का जो टारगेट जो सीरीज है इसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए, भारत के इतिहास के अंतर्गत जो है ना हम 3 सेगमेंट इसके कवर करेंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री आपसे पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो है प्राचीन इतिहास रहेगा, फिर आपका जो है मध्यकालीन इतिहास आ जाएगा। मध्यकालीन इतिहास के बाद जो है हम एंट्री कर जाएंगे आधुनिक इतिहास की तरफ, ठीक है। फिर हम 1857 की क्रांति होते हुए 1947 की तरफ मूव करेंगे। और आफ्टर इंडिपेंडेंस की जो कुछ चीजें हैं उस घटनाओं पर भी हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो एक एक करके क्रमबद्धता के साथ जो है ना हम आगे की तरफ मूव करते चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कहा जा रहा है यहाँ पे कि देखिए, जब हम एंशिएंट हिस्ट्री की जब बात करते हैं तो देखिए इतिहास जो है ना, इतिहास जो है कहा जाता है कि अतीत में किए गए मानव प्रयास की अनुक्रमिक जो है ना कथा है, ठीक है। और इतिहास के आवश्यक जो अंग हैं वो अतीत, सभ्य युग, मानव प्रयास और घटनाओं का क्रमिक प्रसार है दोस्तों, ठीक है। वर्तमान में अभी जो जीवित है इतिहास उसका विषय नहीं होता है, ठीक है, यद्यपि वह शीघ्र अतीत होकर के उसका अंग हो जाएगा, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। तो इन बातों का ध्यान रखना है। घटना जो संपन्न हो चुकी है, चाहे अभी चाहे सहस्त्राब्दी वर्ष पूर्व हो, ठीक है, इतिहास का अंग हो जाता है, ठीक है। इन बातों का हमें ध्यान रखना है कि जब हम इतिहास पढ़ रहे हैं तो इतिहास जो है ना विगत घटनाओं का चिंतन करता है। जब हम ऐतिहासिक क्रम के घटनाओं का वर्णन करते हैं तब उन्हें काल प्रसार में वितरित करते हैं, और जब भौगोलिक क्रम में इनका उल्लेख होते हैं या करते हैं तब उन्हें स्थानानुसार जो है ना उनको रखते हैं, ठीक है। इतिहास और भूगोल जब हम दोनों को आपस में जोड़ते हैं तो दोनों कारण परिणाम के साथ घटनाओं की तिथि और स्थान की व्यवस्था प्रदान करते हैं। समझने बात। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इसके साथ साथ जो परिवर्तनीय हुआ, जो हमारे समसामयिक विश्लेषण होते हैं उनका भी हम ध्यान रखते हैं। इतिहास में हमारी इतिहास जो है हमारे
और हमारे समाज की दशा और दिशा का भी निर्धारण करता है दोस्तों। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। भविष्य को सुरक्षित बनाने का प्रयास करता है। ठीक है, कोई भी घटनाक्रम हुआ है पीछे तो उससे हमें सीखने का मौका मिलता है, यही इतिहास है। समझ रहे हैं बात? तो प्राचीन भारत का जो इतिहास है, उन बातों को अगर हम समझें तो कहा जाता है कि मानव सभ्यता के उस समय का इतिहास है यह, जब वह अपने निर्माण की अवस्था में था। ठीक है, शुरुआत की अवस्था में। ठीक है, तो यही से हम जब एंशिएंट हिस्ट्री को जब शुरू करते हैं ना, तो यही है कि एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन भारत का इतिहास मानव सभ्यता के उस समय का इतिहास है जब अपने इतिहास जो है ना अपने क्या है, अपने निर्माण की स्थिति में था। ठीक है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, और विशाल पर्वतमालाओं, नदियों की भूमिका प्राचीन भारत के इतिहास के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, वर्तमान मानव का जो स्वरूप हुआ, उसके क्रमिक जो विकास के जो परिणाम है, क्रमिक विकास का जो परिणाम है, इस जो है ना क्या है, वर्तमान मानव का स्वरूप क्रमिक विकास का परिणाम है। याद रखना, ऐसा नहीं है कि आप जो है ना डायरेक्ट हम इस तरीके का मानव दिख रहे हैं। पहले वो बंदर की स्थिति में आपने पढ़ा होगा एंशिएंट, आपने अगर हिस्ट्री 6 क्लास की जब एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे तब आपको वहां पर पढ़ने का मौका मिलता है इन बातों का। ठीक है, तो हम जो है ना कि ये क्रमिक विकास होते 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 जो ना हम इस स्थिति में आए हैं। ठीक है, तो यही कहा जाता है कि जो वर्तमान का जो मानव है ना, उसका स्वरूप क्रमिक विकास से का परिणाम है। और इतिहासकारों के अध्ययन के लिए इसके माध्यम से जो ना सरल हो गया है। इतिहास के कई भागों में इसको वर्गीकृत करके जो है वो पढ़ते हैं। प्राचीन भारत उसी वर्गीकरण का एक भाग है जिसके अंतर्गत कहा जाता है कालक्रमों का अध्ययन एक ऐतिहासिक सामग्री स्रोतों के आधार पर हम करते हैं। तो हम जो है ना कि जब हम प्राचीन भारतीय इतिहास के जानने के अगर हम स्रोत के बारे में देखें तो इसमें जो है ना बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो हम उन चीजों में जाने से पहले जब हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या क्या चीजें आपको दी गई है। तो कहा जाता है कि उत्तर में हिमालय से लेकर के दक्षिण में समुद्र तक। ठीक है, उत्तर में हिमालय आपने देखा होगा। ठीक है, और दक्षिण में आप चले जाइएगा ना तो कहां पहुंच जाइएगा, आप जो है हिंद महासागर की तरफ आप मूव करिएगा। ठीक है, तो यही कहा जा रहा है कि उत्तर में हिमालय से लेकर के दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है, जिसे महाकाव्य और पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा गया है। दोस्तों समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, कि भारत का नामकरण किस आधार पर किया गया है वो आपको समझना है। और भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था जिसमें आप देख सकते हैं कि उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों का एक समूह था यह कबीला। ठीक है, वो कबीले का नाम था जिसका उल्लेख कहां पे किया गया है, ऋग्वेद में किया गया है। याद रखना है, ऐसे फैक्ट आपसे प्रश्न बनते हैं और पूछे जा सकते हैं, पूछे जा चुके हैं पहले भी। ठीक है, तो इसका उल्लेख कहां पे किया गया है तो ऋग्वेद में मिलता है और बाद में इसका प्रयोग जो है ना देश में होने लगा है। ठीक है, प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप के नाम से पुकारने लगे, अर्थात जम्मू या जामुन वृक्षों का द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी जब आए तो इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु न करके हिंदू कहते थे। तो सोचिए हिंदू नामकरण कैसे हुआ, सोचने की बात है ना कि आप जो है ना सिंधु वो नहीं बोल पा रहे थे तो वो हिंदू कहने लगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन जब आप पढ़ेंगे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को आप क्या कहेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं, वो इंडस हो जाता है इंग्लिश में। तो जब प्रोनाउंसिएशन का सवाल है तो वो जो ना हिंदू कहने लगे वो उस बात को, सिंधु को। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया। ठीक है, और जब पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से फिर जाने लगा। ठीक है, तो याद रखना है, कई बार जो है ना हम जब इतिहास के पन्नों को खंगालते हैं तो वहां से ये बातें निकल करके आती है कि हिंदू शब्द का जो है ना प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में या कब किया गया था। ठीक है ना, बहुत सारे अभ्यर्थी से होंगे। ठीक है, तो आप ये सोचिए कि प्राचीन काल की बात है ये। ठीक है, कहा जाता है दोस्तों कि यूनानी इससे जो ना इंदे भी कहने लगे। ठीक है, अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। ठीक है, और यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है, हिंदुस्तान। ठीक है ना, याद रखना है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज ने इसे इंडिया कहने लगे। ठीक है, तो अलग अलग नामकरण है, उस नामकरण को समझना है। बेसिकली जो है हमारा कोशिश है इस प्रोग्राम के माध्यम से कि पूरी नोसेंट को आपको एक बार समझा दिया जाए, पढ़ा दिया जाए, बता दिया जाए, जिसके माध्यम से आपके रास्ते आसान हो जाए। ठीक है, आगे हम बात करें तो कहा जाता है कि विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। विंध्य की श्रृंखला कहा जा रहा है। ठीक है, वो उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है और उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषा बोलने वालों की जो है ना, और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषा बोलने वाले की बहुमत है। आप खुद सोचिए कि जब हम भारत को ही अगर देखते हैं तो ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र के मतलब हमारा कहने का मतलब है कि महाराष्ट्र से नीचे, ठीक है, और महाराष्ट्र से ऊपर की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो ये क्षेत्र में क्या बोला जाता है, आप देखते होंगे सारे वही देश राज्य हैं, जैसे तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया। ठीक है,
कर्नाटक हो गया, तो ये जो है ना द्रविड़ परिवार की भाषा बोलते हैं, ठीक है। और अगर हम ऊपर की तरफ मूव करते हैं तो ये जो है ना इंडो यूरोपीय परिवार की भाषा बोलते हैं। समझ आई? तो ये चीजें हमें समझना है। उत्तर में हिमालय से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी तक, पूर्व में ब्रह्मपुत्र की घाटी से लेकर के पश्चिम में सिंधु पार तक अपना राज्य फैलाने वाले राजे चक्रवर्ती कहलाते थे, ठीक है। फिर वहीं से निकल करके आता है चक्रवर्ती, ठीक है। तो आपने सुना होगा चक्रवर्ती, अशोक सम्राट की बात सुना होगा, तो चक्रवर्ती याद रखना है। इस प्रकार की राजनीतिक एकता कम से कम 2 बार प्राप्त हुई थी। ईसा पूर्व 3वीं सदी में अशोक ने अपना साम्राज्य सुदूर दक्षिणांचल से छोड़ करके सारे देश में फैलाया। फिर ईसा की 4वीं सदी में समुद्रगुप्त की विजय पताका गंगा की घाटी से तमिल देश के छोर तक पहुंची थी, ठीक है। तो इस बात का भी आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। कहा जाता है कुछ नोट भी दिए हुए हैं, ठीक है, उसको भी हम समझाते हुए चलेंगे। कहा जाता है भारत की जो जनसंख्या का जो निर्माण है जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वो किस प्रकार है वो देखते हैं। तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है, ठीक है। फिर पैलियो मेडिटेरियन है, फिर काकेसाइड है, निग्रोयड है, ठीक है, निग्रोयड और मंगोलाइड है, ठीक है। तो याद आपको रखना है भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वो कौन कौन है। तो याद रखना है ये 5 जो टर्म है ना वो आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। कहा जाता है कि भारतीय इतिहास के अध्ययन की सुविधा के लिए इसे जो है ना 3 भागों में बांट दिया गया, जो ऑलरेडी हमने आपसे बात किया कि प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। समझ में? तो ये तीनों जो है ना आपको तीन पार्ट में पढ़ाएंगे, बात करेंगे इस पे। पहले प्राचीन इतिहास की हम बात कर ही रहे हैं, सेकंड में हम मेडाइवल हिस्ट्री की बात कर लेंगे, फिर मॉडर्न की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। अब कहा जाता है ना कि सबसे पहले इतिहास के 3 भागों में बांटने का जो श्रेय है वो किसे दिया जाता है बताइए। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, ये है जर्मन इतिहासकार हैं जिनका नाम है क्रिस्टोफ सिलारियस, ठीक है। याद रखना है क्रिस्टोफ सिलारियस, ठीक है। ये कब दिए थे? तो 1638 से 1707 एडी, ठीक है, ये दिया था इन्होंने, श्रेय इनको जाता है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट जो है एंशिएंट इंडिया, ठीक है। अब प्राचीन भारत के इतिहास की अगर हम बात देखें तो कहा जाता है ना कि प्राचीन भारत के इतिहास के जो स्रोत है, जैसा कि हमने आपको बताया था कि बहुत सारे ऐसे स्रोत हैं मिलेंगे जिसमें पुरातात्विक स्रोत भी होंगे। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत बहुत सारी चीजों को हम देखेंगे, जैसे अभिलेख देखेंगे, ठीक है। अब उस अभिलेख के अंतर्गत जो है ना बहुत सारे शासक के बारे में हम जानेंगे, बहुत सारे उसके जब शासक के बारे में जानेंगे तो वहां पर बहुत सारे अभिलेख होंगे, जैसे आपने सुना होगा हाथी गुफा देखा होगा, सुना होगा जूनागढ़ अभिलेख देखा होगा, नासिक अभिलेख देखे होंगे। हम एक एक करके इन सभी चीजों पर बात करेंगे जिससे आपकी जो है ना अंडरस्टैंडिंग डेवलप होता चले, ठीक है। तो सबसे पहले कहा जा रहा है दोस्तों कि प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः जो है ना 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। सोचिए 4 स्रोतों से, कौन कौन? एक तो धर्म ग्रंथ हो गया, अलग अलग धर्मों का जो ग्रंथ होता है, ठीक है। दूसरा हो जाता है ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा हो जाता है विदेशियों का विवरण, ठीक है, कि ये आ जाता है, इसके माध्यम से हमें पता चलता है कि ये हुआ था, ठीक है, वो फहियान आया था, हिंदुस्तान आया था। तो ये सारी चीजें जो है ना हम विदेशियों का विवरण देखेंगे, फिर पुरातत्व संबंधित साक्ष्य देखेंगे, ठीक है। तो वो पुरातात्विक स्रोत जैसे हमने आपसे बताया कि अभिलेख के बारे में हम बात कर लेंगे, ठीक है। तो एक एक करके जो है ना उन चीजों की तरफ हम मूव करते हैं। तो धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, पुरातात्विक संबंधी जो साक्ष्य है उसके बारे में देख लेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक है दोस्तों, ये हम धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जो जानकारियां हैं उसके बारे में हम चर्चा आपसे करते हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले कहा जाता है ना कि भारत का सबसे प्राचीन जो धर्म ग्रंथ है वो कौन है? वेद है, जिसके संकलनकर्ता जो थे वो महर्षि कृष्ण द्वापर वेद व्यास को माना जाता है। वेद वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। वेद क्या देता है? किस चीज का उपदेश देता है? ये फैक्ट आपको याद होना चाहिए। वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है और भारतीय परंपरा वेदों को नित्य और अपरो से मानती है। और वेद जो है ना 4 हैं, 4 प्रकार के। पहला ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है। इन चारों वेदों को जो है ना क्या कहा जाता है? कोड कहा जाता है दोस्तों, संहिता कहा जाता है, याद रखना है, ठीक है ना, संहिता कहा जाता है, समझे। इसके साथ साथ बात करें तो दोस्तों सबसे पहला जो हमारा वेद है उसके बारे में हम बात करते हैं ऋग्वेद के बारे में। देखिए कुछ फैक्ट आपके इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तो कुछ मैं आपको बता दूं कि जो ऋग्वेद जो है ना इसके बारे में यहाँ पर देख लीजिए कि यह जो है सबसे प्राचीनतम वेद माना जाता है इसको, किसको? ऋग्वेद को। तो ये फैक्ट आपको याद होना चाहिए। यह एक ऐसा वेद है जो ऋचाओं का बद्ध है, ठीक है ना, ऋचाओं का बद्ध है, ठीक है। और ऋग्वेद में कुल जो है ना कितने मंडल हैं बताइए? 10 मंडल है, 10 मंडल है और 128 सूक्त हैं। और सूक्त जो है वो बाल्य खिल्य पाठ के 11 सूक्तों सहित इसको शामिल किया गया है, ठीक है, ध्यान रखना है। एवं 10,462 ऋचाएं हैं, इसका भी आपको याद रखना है, ये भी फैक्ट काफी इंपॉर्टेंट है। कहीं कहीं पे आपको देखने को मिलेगा 10,580 ऋचाएं। अलग अलग बुक्स में जो है ना कुछ चीजें होता है, ठीक है, लेकिन लूसेंट आपको कहता है कि 10,462 ऋचाएं हैं, लेकिन कहीं पे कुछ अलग बुक्स में देखेंगे तो 10,580 ऋचाएं भी आपको देखने को मिल सकता है,
ठीक है, वो मैं इसलिए बता दिया कि कई बार ऑप्शन में जो है ना 10,580 का रहेगा तो उसको लगा के आइएगा, अगर ये रहेगा तो इसको लगा दीजिएगा। ठीक है, अगर इन दोनों में से कोई नहीं रहेगा तो नीचे एक ऑप्शन रहेगा उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो याद रखिएगा इस बात का। ठीक है, और इस कहा जाता है इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है? होत्री कहते हैं। और इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है दोस्तों। ठीक है, तो इसके बारे में भी आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। कहा जाता है कि ऋग्वेद का जो पहला जो है और 10वां मंडल जो है, ठीक है, 10वां मंडल जो है वो कहा जाता है कि सबसे लास्ट में जोड़ा गया था। ठीक है, सबसे लास्ट में जोड़ा गया था, तो इसको जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है कि देखिए यहाँ पर एक फैक्ट दिया हुआ है कि विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। क्वेश्चन पूछा हुआ है, पीवाईक्यू पलट करके जब देखिएगा तो आपको ये देखने को मिलेगा कि गायत्री मंत्र का जो है ना उल्लेख कहाँ पे किया गया, किस वेद में किया गया है। तो आपको याद रखना है कहाँ पे, ऋग्वेद में किया गया दोस्तों। यही से फैक्ट क्वेश्चन बनते हैं आपसे। ठीक है, और इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है, याद रखिएगा, सोम रस। ठीक है, तो 9वें मंडल में किस देवता का? तो देवता सोम का उल्लेख है, याद रखना है। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। ठीक है, याद रखना। ये भी हमने आपको बताया कि ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है उसको सबसे लास्ट में जोड़ा गया था, जो कि सबसे बड़ा जो है ना मंडल है, सबसे बड़ा मंडल है। ठीक है, और कहा जाता है कि इसमें नदी स्तुति सूक्त यानी नदियों की प्रशंसा की गई है, पुरुष सूक्त यानी वैदिक समाज शास्त्र की बात की गई है, और नासदेय सूक्त ब्रह्मांड के सृजन से संबंधित विभिन्न अनुमान लगाया जाता है, और सूर्य सूक्त की बात किया जाता है, विवाह श्लोक आदि के बारे में बात की जाती है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ऋग्वेद के जो है सबसे बड़े मंडल कौन है? 10वां मंडल है, और यह सबसे लास्ट में जोड़ा गया था, यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज नदी स्तुति, पुरुष सूक्त, नासदीय सूक्त और सूर्य सूक्त, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कहा जाता है दोस्तों की चतुष्वर्णीय समाज की कल्पना का आदि का स्रोत जो है ना ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण कौन कौन? ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो और शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं ये सब। ठीक है, तो याद रखिएगा 10 में जो मंडल है काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कहा जाता है दोस्तों कि देखिए धर्म सूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, जिसमें व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों और विशेषाधिकारों को स्पष्ट विभेद करता है, अलग अलग करके बताता है आपको। ठीक है, ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य जिसका वध नहीं किया जाता है, जिसको अधन्य किसको बोलते हैं? जिसका वध नहीं किया जा सकता है। ठीक है, शब्द का संबंध किससे है? गाय से है। तो गाय का जो है ना उल्लेख कहां पर किया गया है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ऋग्वेद में किया गया है। ठीक है, तो जो आप गाय देखते हैं ना, जिसको हम कहते हैं गाय हमारी माता है। ठीक है, तो गाय हमारी माता है, तो इसका जो है ना उल्लेख कहां पे किया गया, किस वेद में किया गया है? तो ये भी है ऋग्वेद, याद रखना है। और ऋग्वेद में ब्रह्म का उल्लेख तो है, किंतु आत्मा का उल्लेख नहीं है। ठीक है, तो ये चीज देखिए, अगर आप लुसेंट को तो पढ़ तो रहे हैं, लेकिन पढ़ने के दौरान अगर आप इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे ना तो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ही है। ठीक है, लेकिन इस तरीके से पढ़ोगे तो दिमाग में बैठ जाएगा आपका। ठीक है, तो ऋग्वेद में जो है ना ब्रह्म का उल्लेख तो है, लेकिन आत्मा का उल्लेख नहीं है। ठीक है, अब हम जो है ना कि एक चीज होता है, हमें कई बार पता होता है कि सर ईसा पूर्व ईस्वी में क्या अंतर है। ठीक है, तो इसके बारे में भी जो है ना हम बात कर लेते हैं कि ईसा पूर्व ईस्वी में क्या अंतर है। कहा जाता है वर्तमान में प्रचलित जो ग्रेगोरियन जो कैलेंडर है, जैसे ईसाई कैलेंडर या जूलियन कैलेंडर जिसको हम कहते हैं, ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व कहते हैं, यानी ईसा जी के पहले। ठीक है, और जिसको हम बीसी के नाम से बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट कहते हैं। ठीक है, ईसा पूर्व के में वर्षों की जो है गिनती उल्टी दिशा में होती है, जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में और मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ। ठीक है, तो उल्टी गिनती होती है। ठीक है, यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ एवं 483 वर्ष पूर्व इनकी मृत्यु हुई है। ठीक है, तो याद आपको रखना है। ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईस्वी सन कहलाता है। ठीक है, और इसके लिए संक्षेप में हम ई लिख देते हैं, लिखा रहता है ना कि सन 1707 ईस्वी। ठीक है, तो आपको ये चीज तो पता होगा ही। ठीक है, आपने एनसीईआरटी पढ़ा होगा या फिर कोई अदर बुक्स देखे होंगे, तो वहां पे मेंशन किया हुआ है, और यहाँ पर भी आप देख सकते हो संक्षेप में हम कैसे लिखते हैं। ई को लैटिन भाषा के शब्द में एडी भी लिखा जाता है। ठीक है, एनो डोमिनी, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस। ठीक है, इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। ठीक है, अब कहा जाता है कि विंसेंट आर्थर स्मिथ ने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में तैयार किया। याद रखना, ये
जो है इतिहासकार हैं, इन्होंने एक बुक लिखी जिसमें प्राचीन भारत का सुव्यवस्थित इतिहास था। इसका नाम था अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904, ठीक है, 1904 में तैयार किया। और इस पुस्तक के 1/3 भाग में केवल सिकंदर का आक्रमण वर्णित है। इसमें भारत को स्वेच्छाचारी शासन वाला देश कहा गया है, जिसे ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले कभी राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं हुआ था। उन्होंने लिखा है, वस्तुतः भारतीय इतिहासकारों का सरोकार शासन के एक मात्र स्वरूप तानाशाही से ही है। ठीक है, तो इस बुक के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर ये बुक हमारे नोटशीट में दिया हुआ है तो बिल्कुल इसको घोट करके पी जाना है। ठीक है, अब कहा जा रहा है दोस्तों कि वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत भी जो क्या है, ऋग्वेद है। ठीक है, वामनावतार की बात किया जा रहा है। ठीक है, उसमें 3 पगों के जो व्याख्या है, ठीक है, उसका प्राचीनतम स्रोत क्या है, ऋग्वेद है, याद रखना है। अब वामन अवतार के बारे में हम अगर बात करें तो कहा जाता है कि वामन अवतार जो है ना, भगवान वामन श्री हरि के पहले ऐसे अवतार थे जो मानव रूप में प्रकट हुए थे। उनके पिता कश्यप ऋषि एवं माता जो है ना अदिति थी। वे बौने ब्राह्मण के रूप में जन्मे थे, यानी जन्म हुआ था। और भागवत पुराण के अनुसार वामन अवतार का उद्देश्य भगवान विष्णु द्वारा इंद्र को पुनः स्वर्ग लोक पर अधिकार दिलाना था। और वामन भगवान को दक्षिण भारत में उपेंद्र के नाम से जाना जाता है। तो वामन अवतार के बारे में आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ताकि आप समझ पाए। ठीक है, यहीं पे कहा जाता है दोस्तों कि ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। ठीक है, प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है, याद रखना है। ठीक है, प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद जो है ना शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। और कहा जाता है कि यूनेस्को ने पुणे के भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में संरक्षित ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियों को वर्ष 2007 में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया है। ठीक है, तो ये चीज आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, तो ये चीज ऋग्वेद के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, और ऋग्वेद को जो है एक चीज और आपको ध्यान रखिए। ठीक है, ऋग्वेद को विश्व मानव धरोहर के साहित्य में शामिल किया गया है। ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। ठीक है ना। नेक्स्ट जो है दोस्तों ये कहा जा रहा है यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद जो है कहा जाता है कि इसमें जो है यज्ञों के नियमों का या विधानों का संकलन मिलता है। यजुर्वेद की बात है। ठीक है, यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों या विधानों का संकलन मिलता है। यही कारण है कि इसे कर्मकांडीय वेद भी कहा जाता है, याद रखना है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, कर्मकांडीय वेद। ठीक है, कर्मकांडीय वेद कहा जाता है। ठीक है, और यजुर्वेद जो है ये 2 भाग में है। ठीक है, पद में भी है, गद में भी है। ठीक है, और इसको जो है कहा जाता है शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद जो है केवल पद में है, जबकि कृष्ण यजुर्वेद गद और पद दोनों में है, याद रखना है। थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा बट बार बार आप वीडियो देखिएगा तो चीजें क्लियर होती जाएगी। यजुर्वेद में मंत्रों का जो उच्चारण है ना, उसको उच्चारण करने वाले को क्या कहा जाता है बताइए। ठीक है, क्या कहा जाता है, तो इनको कहा जाता है अर्धवर्यु। ठीक है, या फिर पुरोहित। ठीक है, पुरोहित या अर्धवर्यु कहा जाता है। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है और इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। यह एक ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों में है। मैंने आपको बताया कि यह दोनों में है, गद और पद दोनों में है। ठीक है, और कहा जाता है दोस्तों कि यजुर्वेद के जो प्रमुख उपनिषद है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, वो भी आप लिख सकते हो अगर आप लिखना चाहें। ठीक है, कुछ चीजें इसमें नहीं दिया हुआ है, नोशेंट में भी जो है ना बहुत सारी चीजें नहीं दी हुई है, उसके बारे में आप लिख लीजिए। यजुर्वेद के जो प्रमुख उपनिषद हैं वो कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं, तो लिखिए। पहला है कठो उपनिषद, कठोपनिषद। दूसरा लिखना है ईशोपनिषद। तीसरा लिखना है श्वेता स्वरूपनिषद। नेक्स्ट लिखना है मैत्रेयी उपनिषद। ठीक है, तो ये 4 उपनिषद के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए जो कि यजुर्वेद के प्रमुख उपनिषद है। ठीक है, अब कहा जाता है ना कि यजुर्वेद का अंतिम अध्याय की बात किया जा रहा है। इसके अंतिम अध्याय ईशावास्य उपनिषद है, जिसका संबंध आध्यात्मिक चिंतन से है दोस्तों। ठीक है, और यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया है।
याद रखना है कौन कौन से, दो यजुर्वेद के दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं यजुर्वेद के, कौन कौन से, तो याद रखना है शतपथ ब्राह्मण और तैत्रेय, तैत्रेय याद रखना है, ये दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं यजुर्वेद के। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो है कुछ फैक्ट आपको यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है यजुर्वेद के अंतर्गत, वो चीजें मैंने ऐड करके आपको बताया है। देखिए यही है वैल्यू एडिशन। ठीक है, तमाम सारी चीजें आपको इधर उधर से करने की जरूरत नहीं है, कुछ चीजें इसमें नहीं दिया हुआ है तो आप उसके लिए तामझाम थोड़ी ना करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मैं आपको कुछ, आपके पास अगर बुक्स है ना तो वहीं पर आप जो है ना कि खाली जो जगह होते हैं ना उसमें आप मेंशन कर लिया कीजिए। ठीक है, तो नोट्स बनाना आपके लिए आसान हो जाएगा और आपको एक मटेरियल में सारा कंपाइलेशन मिल जाएगा, आपको उसको बार बार रिवीजन करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सामवेद की। ठीक है, सामवेद की जब हम बात करते हैं दोस्तों तो यहाँ पर सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें देखते हैं, कहा जाता है कि साम का अर्थ क्या होता है, शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो ये जो है ना साम का अर्थ, शाब्दिक अर्थ जो है ना गान से है। ठीक है, संगीत से है। ठीक है, कहा जाता है कि इसमें मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का जो है ना संग्रह है। ठीक है, समझ रहे हैं, तो यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले जो है ना ऋचाओं या मंत्रों का इसमें संकलन है और इसके पाठकर्ता को उद्धात्री कहते हैं। ठीक है, जो पाठकर्ता होते थे उनको क्या कहा जाता था, उद्धात्री कहते हैं, या फिर उसको उद्गाता, उद्गाता बोलते हैं, उद्गाता। ठीक है, उद्गाता, उद्गाता बोलते हैं, याद रखना है। ठीक है, अब जो है ना इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, किसको, सामवेद को। ठीक है ना, भारतीय संगीत का क्या कहा जाता है, गाता कहा जाता है, जिसमें 7 स्वर हैं। 7 स्वर कौन कौन से बताइए फटाक से, तो सा रे ग म प ध नि। ठीक है ना, सा रे ग म प ध नि। ठीक है, याद रखना है, इसकी उत्पत्ति इसी से हुई है। ठीक है, तो ये चीजें तो इतनी अंडरस्टैंडिंग है ही आपकी। ठीक है, इसमें जो है ना 1810 सूक्त हैं, 1810 सूक्त हैं, और अगर ऋचाओं की बात करें तो कितने ऋचाएं हैं बताइए, तो 18 से सूक्त बोल दीजिए, ऋचाएं बोल दीजिए। ठीक है, तो इसमें अगर कहीं कहीं पे आप देखेंगे तो 1875 ऋचाएं देखने को मिलेगा, किसी अदर सोर्सेज में देखेंगे आप। ठीक है, अब कहा जाता है दोस्तों कि ये जो है ना वो प्रायः ऋग्वेद से लिए गए हैं, इसके जितने भी सूक्त हैं वो सारा कहां से लिया गया है, ऋग्वेद से लिया गया है। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है, जो ऑलरेडी हमने आपसे बात कर लिया। ठीक है, कहा जाता है यजुर्वेद सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। ठीक है, यजुर्वेद हो गया, सामवेद हो गया, इसमें किसी प्रकार की जो है ना घटनाओं पर चर्चा नहीं की जाएगी आपसे। ठीक है, जिस तरीके से हमने देखा ऋग्वेद के बारे में हमने देखा, उसमें बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगा, गायत्री मंत्र की बात किया जाता है। ठीक है, सूर्य देवता सविता को समर्पित जो प्रसिद्ध जो गायत्री मंत्र है उसी की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो वो चीजें यहाँ पर देखने को मिलेगा, बट सामवेद में कुछ और फैक्ट है जो ध्यान रखना है आपको। ठीक है, कहा जाता है दोस्तों कि सामवेद के जो प्रमुख उपनिषद जो मैंने आपको बताया था, किसमें, हमने यजुर्वेद के अंतर्गत भी हमने आपसे बात किया था, सामवेद के अंतर्गत भी मैं बात कर रहा हूं। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि जो प्रमुख उपनिषद जो है वो कौन सा है बताइए। देखिए कुछ चीजें होता है ना जो आप कमेंट बॉक्स में, अगर आपको आता है मैं लिख भी दूं तो कमेंट बॉक्स में आप लिखा कीजिए। ठीक है, समझ में तभी आएगा, रिवीजन हो जाता है इससे। तो छांदोग, ठीक है, छांदोग्य याद रखना है, ये प्रमुख उपनिषद में से है। इसके साथ साथ जैमिनी, जैमिनीय, ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं, तो ब्राह्मण ग्रंथ जो है ना वो आपको याद रखना है, वो है पंचवीस, पंचवीस। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ है, पंचवीस ब्राह्मण हो गया। इसके साथ साथ अगर बात करें तो षड्वीस हो गया, षड्वीस ब्राह्मण हो गया। तो ये दोनों पंचवीस और षड्वीस ब्राह्मण, इसको आपको याद रखना है। सामवेद का जो है ना ब्राह्मण ग्रंथ है। और अगर आपको प्रमुख उपनिषद बोला जाए सामवेद का तो कौन है, तो आपको हमने यहाँ पे बताया छांदोग्य और जैमिनीय। ठीक है ना, तो ये 3 उपनिषद हमने कर लिया दोस्तों, 3 वेद कर लिया, याद रखना है। अब हम बात करते हैं दोस्तों अथर्ववेद, अथर्ववेद। ठीक है, अब कहा जाता है ना कि अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 20 कांड, 36 प्रपाठक, 731 सूक्त और लगभग 5987 मंत्र हैं। इसे ब्रह्म वेद या ब्रह्मा नामक ऋषि के दृष्टि मंत्रों का संकलन एवं यज्ञ कर्म में ब्रह्मत्व प्रतिपादन है। ठीक है, अर्थावंडिगरस वेद यानी ऋषि आंगिरस दूसरे दृष्टा, विश्व वेद यानी औषधियों का भरपूर उल्लेख, और क्षेत्रवेद यानी स्वर राज्य रक्षा के लिए राजक्रम से संबंधित बहुत सारे सूक्त हैं। जैसे नामों को भी से भी जो है ना जाना जाता है, तो याद रखना है अथर्ववेद के बारे में आपकी जानकारी तो होनी चाहिए। ठीक है, इसकी रचना अथर्व, हमने आपसे बताया कि अंगिरस ऋषि द्वारा सभी ग्रंथों के बाद की गई है। ठीक है, इसलिए इसे अथर्वा गिरस वेद भी कहा जाता है। और इसमें आपको मैंने बताया कि जो ऋचाएं हैं, जो मंत्र हैं, वो चीज आपको जानकारी होनी चाहिए। अथर्ववेद में जो है ना धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी अंगों का वर्णन मिलता है। ठीक है, इसके साथ साथ पृथ्वी सूक्त,
अथर्ववेद का प्रतिनिधित्व सूक्त माना जाता है जो अथर्ववेद के ब्राह्मण कांड में है। ठीक है, पृथ्वी सूक्त में राष्ट्रीय भावना का उल्लेख मिलता है दोस्तों, याद रखना है। ठीक है, इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों जैसे गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन यानी खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह एवं प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, भक्ति से वनस्पतियों एवं औषधियों, साप वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महात्म्य आदि का विवरण दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी वर्णन है। अब खुद सोचिए, क्वेश्चन यहां से बनता है कि भारत के किस वेद में रोग निवारण की जो है ना जानकारी मिलती है, बताइए। चारों ऑप्शन दिया रहेगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, तो यही हमारी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जब हम चीजों को पढ़ रहे हैं तो किस आधार पे, किस तरीके से पढ़ें जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है ना बेहतर होता जाए। जादू टोने का वर्णन किस में मिलता है। ठीक है, तो आपको यही समझना है। ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट आपको जो है ना रट करके पी जाना है, समझ गए ना, इसको घोट के पी जाना है। ठीक है, कहा जाता है दोस्तों अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण यहाँ पे देखने को मिलता है। इस बात का भी ध्यान रखना है आपको। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया, किसमें? अथर्ववेद में। कहा जाता है वेदों की भी कई शाखाएं हैं जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती है। सकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद 2 शाखाओं में बांटा गया है। यजुर्वेद को मध्यान्ह और कणव शुक्ल यजुर्वेद अथवा वाजस्नेय संहिता की शाखाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं काटक, कनिष्ठल, मैत्रेयणी और तैत्तिरीय हैं। कैथुन, रणायनीय और जैमिनी या तलवकार सामवेद की शाखाएं हैं। अथर्ववेद की 9 शाखाएं थी जिनके नाम आपको याद होना चाहिए, लेकिन याद इतना तो रहेगा नहीं। लेकिन मेजर चीजें आपको ध्यान रखना है ना। मेजर चीज जैसे पैपल्लाद, तौद, मौद, शौंक, जजल, जलद, ब्रह्मवद, देवद्रस एवं चारणवैद याद रखना है। ठीक है, इन शाखाओं में शौनक संहिता पूर्ण रूप से उपलब्ध है। पैपल्लाद संहिता अभी अपूर्ण उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त अन्य शाखाओं की कोई भी संहिता उपलब्ध नहीं है, याद रखना है। कौन उपलब्ध है दोस्तों? तो शौनक। ठीक है ना। सबसे प्राचीन वेद कौन है? ऋग्वेद है। और सबसे बाद का जो वेद है कौन है? अथर्ववेद। 2 फैक्ट आपको याद रखना है। सबसे पहला वेद ऋग्वेद, सबसे अंतिम वेद अथर्ववेद। ठीक है ना। देखिए प्रश्न जो है ना इसी तरीके से बनेगा। अगर आप चीजों को देख रहे हैं, वीडियो को समझ रहे हैं, वीडियो को पढ़ रहे हैं, वीडियो के माध्यम से सब चीजों को रिवीजन कर पा रहे हो, तो जो आपका वीकली टेस्ट होने होगा, ठीक है ना, जो क्यूज हम करवाएंगे, हमारी कोशिश रहेगी कि जो चीज आपको पढ़ाया गया है उसी में से मैं आपको क्वेश्चन बना करके दूं। ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस होता रहे। आपको पता तो चलना चाहिए कि भैया हमने जो कुछ पढ़ा है उससे क्या प्रश्न बन सकता है और हमारी कितनी जो है एक्यूरेसी पे काम करनी है। ठीक है ना। बिना एक्यूरेसी के आपके एग्जामिनेशन नहीं निकलेंगे। ठीक है, तो एक्यूरेसी पे काम करेंगे। एक्यूरेसी अगर बेहतर है तो रिजल्ट की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। तो दोस्तों हमने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, यानी हम वेद पे चर्चा कर लिए हैं। प्राचीन इतिहास के अंतर्गत जो है ना इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं, ठीक है, और हमने इस पे बात किया वेद के ऊपर। और वेद में हमने ऋग्वेद देखा, यजुर्वेद देखा, सामवेद देखा और अथर्ववेद देखा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद के बारे में। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ना आपको ध्यान रखना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें यहाँ पे तो कहा जाता है कि देखिए संहिता के पश्चात जो है ना, संहिता के पश्चात ब्राह्मणों और आरण्यकों तथा उपनिषदों का स्थान आता है। ठीक है, और इनसे उत्तर वैदिक कालीन समाज और संस्कृति के विषय में जो है ना जानकारी प्राप्त होती है। तो देखिए अगर हम बात करें ना उत्तर वैदिक, यहाँ पे लिखा हुआ उत्तर वैदिक कालीन समाज और संस्कृति का जो है ना जैसे विषय की जानकारी हमें किससे मिलता है, तो अगर आपको वहां पे ऑप्शन दिया रहे, क्या ऑप्शन दिया रहेगा? ऑप्शन ए ब्राह्मण, ठीक है, ऑप्शन बी क्या दिया रहा है? आरण्यक, ऑप्शन सी दिया रहा है उपनिषद, और ऑप्शन डी दिया रहा है यहां पे क्या? वेद। ठीक है, या फिर संहिता। तो अब यहां पर जो है ना, अब देखिए ऑप्शन यहां पर जो है ना ये इस तरीके से बना रहा है और यहां पर कूट दिया जाए केवल 1, केवल 2, केवल 3 और चौथा में दे दिया जाए उपरोक्त में से कोई भी नहीं। अब बताइए, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया आरण्यक, तीसरा हो जाएगा आपका उपनिषद, चौथा हो जाएगा आपका वेद या संहिता, और कूट दे दिया जाए केवल 1, ऑप्शन ए। अब बताइए इसमें क्या सही रहेगा? बताइए। क्वेश्चन पूछने का आप जो है 71वीं बीपीएससी का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन अगर आप देखेंगे, उससे प्रश्न देखेंगे तो क्वेश्चन का पैटर्न आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से बना सकता है कमीशन। तो उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी जो प्राप्त होता है हमें, वो प्राप्त होता है इन 3 से, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद से, यानी इसमें से केवल 3 सही होगा। समझ रहे हैं बात?
ठीक है ना, केवल 3। स्टेटमेंट की बात किया जा रहा है, कथन की बात किया जा रहा है, ठीक है ना। इनमें से कितने, ठीक है, कितने, तो केवल 3 होंगे, ठीक है ना। कौन से नहीं है यहाँ पे, कितने, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। इस तरीके से प्रश्न आपसे यहाँ पे बना सकता है, कमीशन स्टेटमेंट कुछ भी बना सकता है, इसका दायरा बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी ये एक अंडरस्टैंडिंग ये चीज होगी कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकता है। अब कहा जाता है कि ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। ब्राह्मण ग्रंथ किस में लिखा गया है, गद्य में लिखा गया है, और प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है, जिसे सारणी में दिया गया है, सारणी में ये दिया गया है, ठीक है। जैसे हम बात करें यहाँ पे सारणी में जो दिया गया है उसकी बात कर लेते हैं। कहा गया है कि देखिए ऋग्वेद है, ऋग्वेद में अगर ब्राह्मण ग्रंथ की बात किया जाए तो कहा जाता है यहाँ पे कि ऐतरेय और कैसित की, ठीक है ना, कैसित की। यजुर्वेद यहाँ पर किया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि तैत्तिरीय या शतपथ यहाँ पे ब्राह्मण ग्रंथ है, और सामवेद पंचवीस और अथर्ववेद गोपथ, ठीक है। आपको ये चीजें याद रखना है। कहा जाता है इन ब्राह्मण ग्रंथों में से हमें परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है, और ऐतरेय में राज्याभिषेक के नियम एवं कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। किसमें, ऐतरेय में, ठीक है ना। शतपथ में गंधार, शल्य, कैकेयी, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं के उल्लेख मिलता है। आप ये देखिए कहीं ना कहीं इन चीजों का जो है ना आपको कहां पे, आपने जैसा कि आपने देखा होगा महाभारत देखा होगा, ठीक है ना, महाभारत। तो महाभारत में जो है ना ये सारे जो है कहीं ना कहीं राजाओं का उल्लेख है। गंधार नरेश शकुनी आपने सुना ही होगा ना, शैल्य, कैकेयी, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह। जब आप महाभारत देखेंगे, ठीक है, तो आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। अब कहा जाता है कि वैदिक संहिता में ऋग्वेद के बाद क्या आता है, शतपथ ब्राह्मण का स्थान है, और आरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। आरण्यक में यज्ञ से जुड़े, यज्ञ, ठीक है। कहा जाता है उपनिषदों की जो संख्या है 108 है, जिनमें 13 को मूलतः उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। इसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा और ब्रह्म की व्याख्या की गई है। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है। याद रखना है आपको, ठीक है ना, कि स्त्री की जो सर्वाधिक गिरी हुई जो है स्थिति है उसका जो है किसके माध्यम से ज्ञात होता है, तो आपको जो है ना पता होना चाहिए, मैत्रेयनी, ठीक है ना। और जिसमें जो है जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है, ठीक है। जैसे जुआ हो गया, शराब हो गया, उसी तरीके से जो है ना पुरुष का जो है तीसरा मुख्य दोष होता है, वो क्या किसको बताया गया है, स्त्री को बताया गया है, ये पुरुष का है, ठीक है। कहा जाता है कि शतपथ ब्राह्मण जो है में जो है स्त्रियों को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। तब ये भी एक क्वेश्चन यहां से बन जाता है कि किसमें जो है स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है, तो शतपथ ब्राह्मण में, ठीक है ना। अब कहा जाता है कि ज्वाला उपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन और प्रमाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। किसमें, स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन और प्रमाणिक जो है स्मृति कौन है, मनुस्मृति। अब बताइए मनुस्मृति के लेखक बताइए कौन है, मनुस्मृति के लेखक आपसे मैंने पूछा, ठीक है। इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं आप अपने। कहा जाता है यह सूर्य काल का मानक ग्रंथ है और नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। यह स्मृति विशुद्ध रूप से न्याय संबंधी ग्रंथ है। किससे संबंध रखता है, न्याय संबंधी ग्रंथ है, और इसमें कुल जो है 18 प्रकरण और 1028 श्लोक है। इसमें समाज में होने वाले विवादों, ऋण, व्यापार, संपत्ति, उत्तराधिकार, विवाह, अपराध, दंड आदि से संबंधित नियमों और निपटारे की प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन किया गया। किसमें किया गया है, तो मनुस्मृति में किया गया दोस्तों। तो ये सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात हम करते हैं वेदांग एवं सूत्र का, ठीक है, वेदांग एवं सूत्र का। और वेदांग एवं सूत्र की अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि वेदों की जो भांति जो है ना भली भांति समझने के लिए कुछ वेदांगों की रचना हुई है, और उनमें कहा जाता है कि जैसे शिक्षा हो गया, तो शिक्षा कहा जाता है कि शुद्ध उच्चारण शास्त्र है। कल्प की बात किया जाता है तो कर्मकांडीय विधि है, और निरुक्त की बात किया जाता है कि शब्दों की व्युत्पत्ति का शास्त्र है, और व्याकरण, छंद और ज्योतिष, ठीक है। तो ये जो है ना कि वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। तो हम बात कर रहे हैं वेदांग एवं सूत्र का, ठीक है। तो वेदांग के बारे में आपको ये जानकारी तो जरूर है। कहा जाता है कि वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया है, और सूत्र साहित्य का मुख्य उद्देश्य जो है वो ज्ञान को संक्षिप्त रूप में संरक्षित करना है, ताकि उसे आसानी से याद किया जा सके। कल्प सूत्र वेदांगों में कल्प नामक अंग से संबंधित ग्रंथ है। यह मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, तो स्रोत सूत्र जिसको यज्ञ विधि जिसमें दिया गया है, गृह सूत्र जिसमें गृहस्थ धर्म के बारे में बताया गया है, और धर्म सूत्र जिसमें धार्मिक आचार के बारे में बताया गया है, और शुल्ब सूत्र जिसमें यज्ञ वेदियों की ज्यामितीय विधि के बारे में चर्चा किया गया है। तो ये सारी चीजें आपको जानकारी होनी चाहिए। अब कहा जाता है ना कि जो प्रमुख सूत्रकार हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे गौतम, ठीक है, जो धर्म सूत्र है, बौधायन धर्म सूत्र है,
आपस्तम्ब जो है धर्मसूत्र है और वशिष्ठ धर्मसूत्र है, संख्यायन जो है गृह सूत्र है, आश्वलायन ये गृह सूत्र है, जैमिनी मीमांसा सूत्र है और पाणिनि व्याकरण सूत्र अष्टाध्यायी है। ठीक है, और सूत्रों में गौतम धर्मसूत्र सबसे प्राचीन माना गया है, तो ये आपको फैक्ट याद रखना है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये चीजें आपको इसलिए ध्यान रखना होता है क्योंकि ऑलरेडी कहीं ना कहीं यहां से प्रश्न आपसे पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें कि पुराण की। ठीक है, पुराण की अगर हम बात करें दोस्तों तो पुराण में कहा जाता है, देखिए भारतीय जो ऐतिहासिक कथा का जो है ना सबसे अच्छा जो है क्रमबद्ध विवरण जो है किसमें है, पुराणों में दिया गया है। और इसके रचयिता कौन है, तो लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना चाहिए कि पुराणों का रचना किसने किया है, तो लोमहर्ष। ठीक है, इसके अलावा जो है इनके जो पुत्र हैं उग्रश्रवा, उनको माना जाता है। इनकी जो संख्या है 18 है। इनमें से केवल 5 जिसमें मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण और भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई गई है। तो पुराणों के बारे में जो है ये चीजें अब कहा जाता है ना कि जो पुराण है जिसे विष्णु पुराण की हम बात कर रहे हैं, तो ये कौन से वंश से संबंधित है बताइए, तो ये जो है ना मौर्य वंश से संबंधित है, याद रखना है। मत्स्य पुराण है ये आंध्र सातवाहन से संबंधित है और वायु पुराण है ये गुप्त वंश से संबंध रखता है। ठीक है, तो इसके बारे में पुराणों के बारे में ये जानकारी आपके पास होनी चाहिए। चलिए पुराणों में अगर हम बात करें दोस्तों तो कहा जाता है अधिकतर जो पुराण है ना वो उसमें सरल संस्कृत और श्लोक में लिखे गए हैं और स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, ठीक है ना, स्त्रियों और शूद्र को जो है ना वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते थे। उनको वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी लेकिन पुराण जो है ना सुनने की जो है ना उनको जो है अनुमति था। ठीक है, पुराणों का पाठ जो है पुजारी मंदिरों में किया करते थे। कहा जाता है यहाँ पर आपको ध्यान रखना है इस बात का कि पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्रमाणिक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको ध्यान रखना है, प्रश्न बना सकता है कमीशन यहाँ से। और कहा जाता है कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफी महत्व है और जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया। किसमें, तो अग्नि पुराण में। ठीक है, सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अगर हम बात करें तो अग्नि पुराण का काफी महत्व है और इसमें जो है ना राजतंत्र के साथ साथ जो है ना कृषि संबंधित विवरण भी दिया गया है अग्नि पुराण में। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ एक चीज और ध्यान रखना है कि उपनिषदों की रचना जो है ना पुराणों से पहले हुई है। उपनिषद की जो रचना हुई है ना पुराणों से पहले हुआ है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों बौद्ध, जैन और अन्य साहित्य है उसके बारे में हम देख लेते हैं। इसको कहा जाता है ब्राह्मणेतर साहित्य। ठीक ना, यानी ब्राह्मणेतर साहित्य की बात कर रहे हैं और ये ब्राह्मणेतर साहित्य में आपका जो है ये चीज हम पढ़ रहे हैं। कौन सा, तो बौद्ध, जैन और अन्य साहित्य का। तो बौद्ध साहित्य की अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि देखिए भारतीय इतिहास के साधन के रूप में जो है ना बौद्ध साहित्य का विशेष महत्व है और बौद्ध साहित्य ग्रंथों में जो है त्रिपिटक सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, बौद्ध साहित्य में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो त्रिपिटक है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना होगा। लेकिन हम यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जातक में बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी वर्णित है और हीनयान का प्रमुख ग्रंथ जो है ना कौन सा है, तो प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है। ठीक है, जो कि पाली भाषा में लिखा गया है और संस्कृत कथा वस्तु है। ठीक है ना, कथा वस्तु है। ठीक है ना, लेकिन पाली भाषा में लिखा गया है और संस्कृत में इसका नाम कथा वस्तु लिखा गया है। ठीक है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन रचित अनेक कथानकों के साथ साथ इसमें वर्णन मिलता है। और इसकी रचना जो है ना अष्टवीर मोगलीपुत्र तीस ने लगभग 3री शताब्दी ईसा पूर्व में की थी। तो याद रखना है। ठीक है, किसका, तो ग्रंथ का, हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु। ठीक है ना, कथा वस्तु। ठीक है, इसको आपको याद रखना है, जो कि पाली भाषा में इसका जो रचना किसने किया है, तो अष्टवीर मोगलीपुत्र तीस ने किया है। ठीक है, कब किया है, तो 3री शताब्दी ईसा पूर्व में किया है। कहा जाता है कि जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, आगम कहा जाता है। और जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है और इसके रचयिता कौन है, भद्र बाहु है। ठीक है, और इसमें तीर्थंकरों विशेष करके पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी के जीवन रचित का वर्णन है और पर्युषण पर्व के दौरान जैन साधु साध्वी इसका पाठ और व्याख्या करते हैं। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृतियों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें तो हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही। ठीक है ना, ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन कुछ चीजें और आपको मैं बता दूं तो कहा जाता है दोस्तों कि देखिए अगर हम बात करें थोड़ा सा बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में अगर हम बात करें दोस्तों, तो कुछ फैक्ट आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे मैं आपको नोट भी अगर आप करना चाहें तो आप नोट कर सकते हो। ठीक है, मैं इसके बारे में प्रॉपर आपको डिटेल से थोड़ा सा 2-4 फैक्ट और दोनों के बारे में बता देता हूं जहां से प्रश्न आपके बन सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें बौद्ध के बारे में तो हमने आपको बताया कि बौद्ध साहित्य में जो है त्रिपिटक सबसे महत्वपूर्ण। त्रिपिटक में कौन आ जाएगा बताइए, त्रिपिटक नाम याद रखना है त्रिपिटक के बारे में। ठीक है, अब त्रिपिटक में 2-3 चीजें कौन कौन सा है, त्रिपिटक तो 3 पिटक है जिसमें विनय पिटक आ जाएगा,
विनय विनय पिटक। दूसरा क्या आ जाएगा? तो सूत पिटक। और तीसरा क्या आ जाएगा? तो अभिधम पिटक। अभिधम पिटक। तो आपको ये तीन पिटक आपको याद रखना है। कहा जाता है ना कि बौद्ध साहित्य ग्रंथों में त्रिपिटक सबसे महत्वपूर्ण है और त्रिपिटक बुद्ध की शिक्षाओं का क्या है? संकलन है। इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। वो 3 भाग जो है ना यही है, ये आपको याद रखना है, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक। ठीक है ना? अभिधम पिटक, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में। देखिए अब हम बात करते हैं दोस्तों विनय पिटक के बारे में। ठीक है, अब विनय पिटक कहा जाता है ये जो है ना इसमें किस चीज की जो है ना आपको चीजें मिलेगा, इसमें संग्रह किस चीज का मिलेगा? तो कहा जाता है इसमें संघ संबंधी जो बुद्ध का जो संघ हुआ करता था उसके संघ संबंधी नियम और आचार संबंधी जो है शिक्षाओं का संग्रह मिलता है। तो आप यहां पे मेंशन कर सकते हैं संघ संबंधी एवं बताइए आचार संबंधी। आपको यहां पे क्या मिलेगा? आपको शिक्षा का क्या मिलेगा? संग्रह मिलेगा। सूत पिटक की अगर हम बात करें सूत पिटक की, तो सूत पिटक में बताइए तो इसमें जो है ना धार्मिक सिद्धांत और धर्मोपदेश का संग्रह मिलेगा। इसमें लिख लीजिए धार्मिक सिद्धांत एवं धर्मोपदेश का संग्रह यहां पे आपको देखने को मिलेगा। किसमें? तो सूत पिटक में। अब हम बात कर लेते हैं किसका? तो अभिधम पिटक। अभिधम पिटक में बताइए तो ये जो है ना दार्शनिक सिद्धांतों का यहां पे जो है ना संग्रह मिलेगा। ठीक है, तो आपको जो है ये 3 चीजें आपको ध्यान होना चाहिए। विनय पिटक के बारे में प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए कि इसमें किस चीज का जो जानकारी मिलता है, सूत पिटक से हमें किस चीज की जानकारी मिलता है, अभिधम पिटक से हमें क्या जानकारी मिलता है। ठीक है, और ये जो बौद्ध ग्रंथ जो है ना, बौद्ध ग्रंथ जो है, ठीक है ना, बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखी गई है दोस्तों? तो आपको हमने यहां भी बताया था कि ये पाली भाषा में लिखा गया है। ठीक है ना, पाली भाषा में। ठीक है ना, पाली भाषा में लिखा गया है और बौद्ध ग्रंथों से संबंधित जो जातकों में बुद्ध से संबंधित घटनाओं का वर्णन मिलता है। ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा भी अगर हम बात करें कुछ और भी फैक्ट्स है उसके बारे में भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए लुसेंट में सारी चीजें तो अवेलेबल नहीं हो सकता है। ठीक है ना, लेकिन ये है कि कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो है हम आपको बौद्ध के बारे में यहीं पे बात कर लेते हैं। आगे चल करके भी हम बात करेंगे, जब हम बौद्ध धर्म जैन धर्म बात करेंगे ना तो वहां पर भी डिटेल में हम चीजें कर लेंगे। लेकिन कहा जाता है कि देखिए यहीं पर हम बात करेंगे बौद्ध साहित्य को लेकर के ही। देखिए साहित्य जब कर रहे हैं ना तो वहां पे साहित्य की पूरी जो है ना जानकारी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, जब हम बौद्ध धर्म बारे में बात करें तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड चीजें जो है ना फैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे। जैन धर्म की बात करेंगे तो जैन धर्म से रिलेटेड हम बात करेंगे। जब हम साहित्य की बात कर रहे हैं तो साहित्य के बारे में, बौद्ध साहित्य के बारे में सारी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है ना, तो यहां पर कहा जाता है कि देखिए दीपवंश और महावंश नामक 2 पाली ग्रंथों में मौर्यकालीन इतिहास का विषय के बारे में जो है जानकारी मिलता है। तो आपको याद रखना है। ठीक है ना, कौन सा वंश? तो दीपवंश और महावंश। ठीक है, अब दीपवंश महावंश नामक ये जो है ना क्या है? 2 पाली ग्रंथ हैं। 2 पाली ग्रंथ है। इन ग्रंथों से संबंधित जातकों में बुद्ध से संबंधित घटनाओं का क्या मिलता है? वर्णन मिलता है, याद रखना है। और कहा जाता है कि नागसेन द्वारा रचित, ठीक है ना, नागसेन द्वारा रचित मिलिंद पन्हो, ये आपको याद रखना है, मिलिंद पन्हो। देखिए अब मिलिंद पन्हो जो है ना पाली भाषा में रचित महत्वपूर्ण ग्रंथ है। किसमें लिखा हुआ है? ये पाली में लिखा हुआ ग्रंथ है। ठीक है, नागसेन द्वारा। ठीक है, याद रखना, प्रश्न यहां से भी बन सकता है। ठीक है, महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें किस चीज का वर्णन मिलता है बताइए? इसमें वर्णन मिलता है मित्रों, इसमें वर्णन मिलता है कि जो हिंद यमन शासक जो था, हिंद यमन लिख लीजिएगा, हिंद यमन जो शासक था, ठीक है ना, जिसका नाम क्या था? मिनांडर। ठीक है, मिनांडर के विषय में जो है ना इससे सूचना मिलती है। ठीक है ना, मिनांडर के बारे में सूचनाएं हमें मिलता है। देखिए प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है, जाइएगा पीवाईक्यू देखिएगा तो प्रश्न यहां से पूछा हुआ है कमीशन ने। ठीक है ना, तो ये चीज आपको याद होना चाहिए। अगर आपको क्लियरिटी नहीं पता चल रही है तो जब मैं लिखते हुए बोल रहा हूं तो कोशिश कीजिएगा उसको नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपके पास लुसेंट है तो साइड में जो है ना ये पॉइंट, ये जो है ना स्पेस है, इस पर लिख लीजिएगा या फिर यहीं पे पेज लगा लीजिएगा और ऐड कर लीजिएगा, ताकि जो है ना बौद्ध साहित्य लिख करके जो हमने पॉइंट आपको बताए हैं उसका जो है प्रॉपर एक फ्लो चार्ट बना लीजिएगा, आपकी जानकारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि बौद्ध धर्म में, ठीक है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ और भी चीजें बात कर लेते हैं कि बौद्ध साहित्य से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं और
ठीक है, ये चीजें यहां से प्रश्न बना सकता है कमीशन, इसलिए मैं जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के लिए। ठीक है, अब कहा जाता है कि बौद्ध धर्म में जो है हीनयान संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ था वो कौन सा था? कथा वस्तु। आपको हमने यहाँ पर देखा ना, बात किया ना, कथा वस्तु है। किसका है? हीन का। ठीक है ना, बौद्ध धर्म के हीन संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ क्या था? कथा वस्तु था। किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में। ठीक है, जिसमें महात्मा बुद्ध के जीवन रचित अनेक कथानकों का जो है ना क्या मिलता है? कथानकों का वर्णन किया गया है। और महायान संप्रदाय के ग्रंथ क्या है? ललित विस्तर। ठीक है ना, ललित विस्तर और दिव्यावदान आदि है। ठीक है ना, अब देखिए ये किसका है? ये हीनयान का है। अगर हम महायान की बात करें, महायान की बात करें तो महायान का जो है ना, उसका जो प्रमुख ग्रंथ है उसका नाम क्या है? ललित विस्तार। ललित विस्तर है। ठीक है, या साथ ही साथ यहीं पर लिख लीजिए एक और है दिव्यावदान। ठीक है ना, ये दो चीज आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि कहा जाता है कि ललित बिस्तर में जो है ना, ललित बिस्तर, ये जो है ललित बिस्तर, इसमें किस चीज के वर्णन मिलता है बताइए? तो ललित बिस्तर में बुद्ध को देवता मानकर, ठीक है, बुद्ध को क्या माना गया है? बुद्ध को देवता माना गया है। ठीक है, अब इनको देवता मानकर जो है ना उनके जीवन तथा कार्यों का चमत्कारी वर्णन प्रस्तुत किया गया है। ठीक है ना, और दिव्यावदान में अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो दिव्यावदान से अशोक के, देखिए अशोक के उत्तराधिकारियों से लेकर के भद्रबाहु नहीं, पुष्यमित्र शुंग तक के जो है ना शासकों के विषय में सूचना मिलती है। तो ये दोनों चीज आपको याद रखना है कि दिव्यावदान और ललित विस्तर किस लिए है। ठीक है ना, तो ये महायान का पुस्तक है। ठीक है ना, ललित विस्तर और दिव्यावदान। और हीनयान का कौन सा था? तो ये कथा वस्तु था। ठीक है, तो इतनी जानकारी आपको बौद्ध साहित्य के बारे में आपको पता होना चाहिए। और जैन के बारे में हमने जो बात किया है, जैन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, बौद्ध जैन साहित्य के बारे में, लेकिन बौद्ध साहित्य के बारे में जानकारी प्रॉपर आपके पास होनी चाहिए था। ठीक है, अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है दोस्तों कि जैन ग्रंथों की जो रचना है, जैन ग्रंथों की रचना वो प्राकृत भाषा में हुई थी और ईसा की 6ठी सदी में गुजरात के वल्लभी नगर में इन्हें अंतिम रूप से संकलित किया गया है। और अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य हैं, जिनको कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। यह 15 अधिकरणों और 180 प्रकरणों में विभाजित है। कौन? जो अर्थशास्त्र है ना, चाणक्य द्वारा लिखित, उसकी बात किया जा रहा है। यह एक विधि है। ठीक है, यानी एक क्या है? विधि का मतलब होता है लॉ। ठीक है ना, विधि ग्रंथ है। इससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। और इसके अनुवादक अभी आप मार्केट में लेंगे तो शाम शास्त्री है, याद रखना है। कहा जाता है कि संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं के क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हण के द्वारा किया गया है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया है? कल्हण ने किया है। और कल्हण द्वारा रचित जो है ना पुस्तक कौन सा है? तो राजतरंगिणी। ये आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे एग्जामिनेशन में यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। राजतरंगिणी का मतलब होता है राजाओं की नदी। ठीक है, इस ग्रंथ में 8 सर्ग जिन्हें तरंगों की संज्ञा दी गई है। इसमें प्रारंभ से लेकर के 12वीं सदी तक के कश्मीर के शासकों का वर्णन है। किसमें? राजतरंगिणी में, याद रखना है। ठीक है ना, कहा जाता है दोस्तों कि अरबों की सिंध विजय का वृतांत चचनामा या फतेहनामा मूल रूप से अरबी भाषा में लिखी है। ठीक है, जिसका फारसी में अनुवाद 1226 में नसरुद्दीन कुबाचा के शासनकाल में अली बिन अबू बकर कूफी ने किया था। इसके बाद मिर्जा कालिच बेग ने वर्ष 1900 में चचनामा को अंग्रेजी और सिंधी में अनुवाद किया है। ठीक है, तो चचनामा के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए कहीं ना कहीं हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, वो चीज यहाँ पे हम डिस्कशन कर लेते हैं। चलिए देखिए, हमने बात कर लिया चचनामा को लेकर के। अब हम बात करते हैं दोस्तों की अष्टध्यायी। अगर बात हम करें तो कहा जाता है, देखिए कि यहाँ पर तो मेंशन किया हुआ है कि अष्टध्यायी के लेखक कौन है? तो पाणिनि है। ठीक है, अब ये संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक था। कौन सा? तो अष्टध्यायी। ठीक है, और इससे मौर्य के पहले का इतिहास और मौर्य युगीन राजनीतिक व्यवस्था की जो है जानकारी प्राप्त होती है। किससे? तो अष्टध्यायी से, पाणिनि के द्वारा लिखा हुआ ये जो कृत्य है। ठीक है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कहा जाता है ना कि ये अर्ध ऐतिहासिक रचनाओं में जो है ना, अर्ध ऐतिहासिक रचनाओं में ये शुमार है पाणिनि की अष्टध्यायी। इसके साथ साथ इसके अलावा अगर हम बात करें तो कात्यायन की जो है ना वर्तिका, यहाँ पर आप देख सकते हो कात्यायन की जो है ना आपका जो है वर्तिका आप याद रखना है। ठीक है ना, कौन सा? कात्यायन की वर्तिका याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा पतंजलि का महाभाष्य, देखिए पतंजलि का महाभाष्य, ठीक है,
इसके साथ साथ विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, ठीक है, विशाख दत्त याद रखिएगा। विशाख दत्त का कौन सा है, तो मुद्रा राक्षस। डायरेक्ट देखिए यहां से प्रश्न जो है ना दोस्तों पूछता है, आपको याद रखना है विशाख दत्त द्वारा रचित पुस्तक कौन सा है, तो मुद्रा राक्षस, ठीक है। और इसके साथ साथ कालिदास का बताइए, कालिदास द्वारा रचित जो है वो मालविका अग्निमित्रम, ठीक है ना, मालविका अग्निमित्रम, ठीक है। तो ये जो है ना ये अर्ध ऐतिहासिक रचनाओं में शुमार है, ठीक है ना। अब यहाँ पर यही चीजें को जो है ना स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि देखिए ये जो अष्टध्यायी है जो है ना, अष्टध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है, आपसे पूछ सकता है कमीशन प्रश्न। इसके साथ साथ यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें जो है ना भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है, ठीक है, किसमें, तो कात्यायन की गार्गी संहिता में, ठीक है ना। गार्गी संहिता में क्या मिलता है, यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है, ठीक है ना। और ये किसके, इसकी रचना कौन सी है, तो इसके द्वारा रचित जो है इसमें कौन सा है, तो वर्तिका, ठीक है, याद रखना है। इसके साथ साथ कहा जाता है कि पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित हैं, किसके पुरोहित हैं, पतंजलि पुष्यमित्र शुंग, याद रखना है, पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित हैं। और इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का क्या पता चलता है, इनके इतिहास के बारे में पता चलता है, किससे, महाभाष्य से पता चलता है, महाभाष्य शुंगों के इतिहास के बारे में पता चलता है, ठीक है। तो ये किसके पुरोहित है, तो पुष्यमित्र शुंग के, याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी फैक्ट है जो आपको ध्यान रखना है। विशाख दत्त द्वारा मुद्रा राक्षस, ये आपको याद रखना है। और कालिदास द्वारा जो है ना अग्निमित्रम, ये आपको याद रखना है। कई बार जो है ना बीपीएससी के पीवाईक्यू अगर आप लट के देखेंगे तो आपको पीवाईक्यू में जो है ये सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो आपको ये चीजें ध्यान रखना है। इसके साथ साथ हम बात करें कुछ और भी फैक्ट है, उस पर भी हम बात कर लेते हैं, ठीक है ना। विदेशी यात्रियों से मिलने वाली जो प्रमुख जानकारी है उससे पहले हम कुछ एक दो फैक्ट और हैं जो आपको याद रखना है, ठीक है ना, उस पर हम बात कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर कहा जा रहा है कि ऐतिहासिक जीवनियों में जो है ना अश्वघोषकृत जो है ना बुद्ध रचित, ठीक है, बुद्ध रचित बाणभट्ट का हर्ष चरित, याद रखिएगा। कुछ चीज और यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूं, ध्यान रखना है, क्या, अश्वघोष लिख लीजिएगा। अश्वघोष के द्वारा जो कृत है उसको कहा जाता है बुद्ध रचित, बुद्ध चरित, ठीक है ना। इसके साथ साथ एक पहला ये याद ध्यान रखिए, दूसरी जानकारी आपको होनी चाहिए, बाणभट्ट हर्षचरित, ठीक है। थर्ड आपको याद रखना है बागपति का जो है कौन सा है, तो गैड वहो, ठीक है ना। इसके अलावा बात करें तो विल्हण का आपको याद होना चाहिए क्रमांक देवरचित, ये सारी चीजें आपको लिख लेना है, ठीक है ना, ये आपको लुसेंट में नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके साथ साथ ज्यानक पृथ्वीराज विजय, तो ये 5 फैक्ट आपको और याद रखना है, ठीक है ना। ये सारी चीजें आपको महत्वपूर्ण है, इसके बारे में आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है ना। हमने आपको ये अश्वघोष, बाणभट्ट, बागपति, विल्हण, ज्यानक, ठीक है ना, इनके द्वारा ये रचित कुछ कृति है, ठीक है, कुछ कृत है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसपे आपसे वहां से प्रश्न पूछता है, हमेशा से आप देखेंगे पीवाईक्यू में, तो आपसे यहाँ से देखने को मिल जाएगा कि जो विदेशी जो यात्री हैं उनसे मिलने वाली जो जानकारी है वो आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। जैसे हम बात कर रहे हैं कि सबसे पहले यूनानी रोमन लेखक के बारे में, तो यूनान के और रोम के जो है ना जो लेखक हुए, ठीक है। अब यहाँ पर कहा जाता है कि टेसियस, ठीक है ना। अब टेसियस जो है ना यूनान के प्राचीन लेखकों में से एक है ये, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करें तो कहा जाता है कि जो टेसियस के बारे में हम बात करें तो कहा जाता है यह ईरान का राजवैद्य था, कहाँ का, ईरान का, और भारत के संबंध में इसका जो विवरण है आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब कहा जाता है हेरोडोटस, इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। एक फैक्ट तो आपको यही है कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, तो हेरोडोटस, याद रखना, हेरोडोटस। इसने जो है ना अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं सदी ईसा पूर्व के भारत फारस यानी ईरान के संबंध में वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी जो है ना अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। अफवाहों, समझ रहे ना, कोई भी चीज को लेकर के रूमर्स फैला देना, अफवाह फैला देना, उसके आधार पर जो है ना इसका जो है वर्णन किया गया है, ठीक है। अब कहा जाता है ना कि सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में नियार्कस, सिक्रेटस तथा अरिस्टोबुलस के विवरण
अधिक प्रमाणिक और विश्वसनीय है। तो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसको ज्यादा पढ़ना है, क्योंकि ये प्रमाणिक भी है और विश्वसनीय भी है, ठीक है ना। तो ये चीज तीन, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तीन, ठीक है, तीन राजदूत, ठीक है, सिकंदर के पश्चात जो है ना लेखकों में तीन राज जो है, मतलब कि तीन सिकंदर के साथ आने वाले जो तीन लेखक थे, नियार्कस और अनेसिक्रेटस और अरिस्टोबुलस के जो विवरण है ये आने वाले लेखक हैं इनके साथ, सिकंदर के साथ, इनके बारे में आपके पास जानकारी होनी चाहिए। तो हम एक एक करके इनके बारे में देख लेते हैं। तो सिकंदर के साथ आने वाले तीन लेखकों का नाम आपको पता होना चाहिए, नियार्कस, अनेसिक्रेटस और अरिस्टोबुलस, ठीक है ना। अरिस्टोबुलस, आपको तीन नाम आपको याद रखना है, ठीक है। किसके साथ आने वाले थे, कि समकालीन पूछ सकता है, किसके समकालीन थे, तो सिकंदर के, याद रखना है, ठीक है। अब कहा जा रहा है ना कि सिकंदर के पश्चात के लेखकों में जो है ना, तीन लेखकों में के पश्चात तीन जो है राजदूत थे। लेखकों में तीन राजदूतों में मेगास्थनीज हम बात कर लेंगे, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे, डायमेकस के बारे में बात करेंगे और डायनोसियस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब कहा जाता है दोस्तों कि देखिए मेगास्थनीज जो था ना, इसकी एक रचना बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो कि कहा जाता है इसकी पुस्तक है इंडिका, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है मेगास्थनीज जो था ना, ये सेल्यूकस निकेटर का क्या था, राजदूत था। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा हुआ है, आप पीवाई को उठाइएगा। तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था, तो ये था मेगास्थनीज, जो किसके राज दरबार में आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था, ठीक है। और इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज और संस्कृति के विषय में विस्तृत जानकारी दिया है, उसके बारे में लिखा है। तो मेगास्थनीज आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही इंपॉर्टेंट है। डायमेकस के बारे में बात करें तो कहा जाता है यह सीरियन नरेश एंटियोकस का राजदूत था, ठीक है ना। मेगास्थनीज किसका था, सेल्यूकस निकेटर का, और डायमेकस जो था वो किसका राजदूत था, तो सीरियन जो है ना नरेश था, एंटियोकस उसका राजदूत था, जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था, और इसका विवरण भी जो है ना मौर्य युग से संबंधित है। तो आपको ये पता होना चाहिए, कई बार जो है ना हमें जो है ना गलती करवाना होता है कमीशन को, तो ये चीज ऐसे ही पूछ लेता है, ठीक है, कि मेगास्थनीज किसके राज दरबार में आया था, ठीक है। तो वहां पर आपका बिंदुसार दे दिया जाए, अशोक दे दिया जाए, ठीक है। इसके साथ साथ आपका जो है चंद्रगुप्त मौर्य दे दिया जाए, ठीक है ना, और उपरोक्त में से एक से अधिक कर दिया जाए, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि आपको मेगास्थनीज, चंद्रगुप्त मौर्य, डायमेकस जो है, बिंदुसार और डायनोसियस की बात करें तो ये जो है ना ये आया था अशोक के राज दरबार में आया था, और ये जो है मिस्र नरेश टोलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था, ठीक है ना। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि किसका कौन राजदूत था, किसके जो है ना राज दरबार में कौन आया था, यहां से प्रश्न बनता है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना चाहिए। अब कहा जाता है कि टोलमी, ठीक है ना, टोलमी के बारे में अगर हम देखें तो कहा जाता है दोस्तों कि देखिए इसने जो है दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। प्लिनी की बात करें तो कहा जाता है प्लिनी जो है ना, इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी है, और इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में जो है ना विवरण इसमें मिलता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब एक प्रश्न जो है ना बीपीएससी में पीवाईक्यू में आप देखेंगे ना, तो ये प्रश्न जो है ना बीपीएससी का पीवाईक्यू है, संभवतः तो कहीं ना कहीं सारे फैक्ट ये पूछा हुआ है कमीशन ने, ठीक है ना। लेकिन एक बार पूछा था कि पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी पुस्तक के लेखक कौन है, इसके बारे में जो है ना अभी तक कोई जानकारी नहीं है, ठीक है ना, इसकी जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 880 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था, और इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी थी, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि ये एक अज्ञात पुस्तक है, ठीक है ना, अज्ञात पुस्तक है, इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है, ठीक है। तो टॉलमी की पुस्तक जियोग्राफी, ठीक है, ये आपको याद रखना है, भारत का भूगोल जियोग्राफी, ठीक है। प्लिनी नेचुरल हिस्ट्री, ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। लेकिन पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी के बारे में कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि इनसे भारत के भूगोल तथा व्यापारिक वस्तुओं की जानकारी केवल मिलती है। यहाँ पर आपको जो मेंशन किया हुआ है वो आपको उतना ध्यान रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों कि चीनी जो लेखक है उसके बारे में, ठीक है ना। जो चीनी यात्री हैं उनके विवरण बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। तो कहा जाता है ना कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों में जो है ना चीनी यात्रियों की यात्रा जो वृतांत है उसका महत्वपूर्ण स्थान रखा गया है। और ये चीनी यात्री बौद्ध मतानुयायी थे, और इन्होंने जो है भारत में बौद्ध तीर्थ स्थानों की यात्रा तथा बौद्ध धर्म के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए भारत आए थे। इनमें से अगर हम बात करें कि सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो फाहियान के बारे में हम बात करेंगे, और हिंदुस्तान के बारे में बात करेंगे, संयोगन के बारे में बात करेंगे, इति सिंह के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है इति सिंह के बारे में, यानी 4 जो हैं चीनी लेखक हैं उनके बारे में हमारी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फाहियान, ठीक है। फाहियान के बारे में बात करें दोस्तों तो कहा जाता है कि यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। किसके दरबार में बताइए, यह फैक्ट यहां से आप निकाल लीजिए, चंद्रगुप्त। तो ये जो है ना आपको ये पता होना चाहिए कि फाहियान जो है ना यह चीनी यात्री जो है ना गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार में आया था। अगर हम बात करें कि देखिए ये जो है ना यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2025 का अगर आप प्रश्न देखेंगे तो कमीशन जो है ना डायरेक्ट प्रश्न पूछा था कि फाहियान किसके राज दरबार में आया था,
ठीक है ना। तो ये चीज चंद्रगुप्त द्वितीय के, ठीक है ना, डायरेक्ट ऐसे स्टेटमेंट थे, वन लाइनर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पे आधारित क्वेश्चन था, ठीक है। पीवाईक्यू है, ये यूपीएससी का में पूछा हुआ 2025 के प्रारंभिक परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि यूपीएससी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछता है, बिल्कुल। अगर आप 100 क्वेश्चन अगर यूपीएससी में पूछा गया है तो आपको कम से कम 15 से 20 प्रश्न आपको इस तरीके से देखने को मिल जाएगा, ताकि जो है ना वो जो ना फैक्ट बेस्ड होता है, ताकि अगर आप लुसेंट भी पढ़े हुए हैं, इसलिए जो है ना लुसेंट की भूमिका बढ़ जाती है किसी भी एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये जानकारी इसलिए मैं आपको दे रहा हूं ताकि आपकी इसकी इंपॉर्टेंस आपको पता चले कि जो हम पढ़ रहे हैं उसकी इंपॉर्टेंस कितना है, ठीक है। कहा जाता है कि इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है और इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी और समृद्ध बताया है। यह 14 वर्षों तक भारत में रहा, ठीक है। तो ये एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ये आया था, ये एक चीनी यात्री था, गुप्त नरेश, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, याद रखना है। अगर हम बात करें दोस्तों संयोगन के बारे में बात करें तो देखिए एक चीज याद रखना है कि चंद्रगुप्त द्वितीय को जो है विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था, याद रखना है, ठीक है ना। चंद्रगुप्त द्वितीय को किस नाम से जाना जाता था दोस्तों? तो विक्रमादित्य। कई बार जो है ना प्रश्न में आपको उलझा सकता है, ठीक है ना, तो याद रखना है विक्रमादित्य, ठीक है। अब हम बात करेंगे संयोगन के बारे में। संयोगन के बारे में कहा जाता है कि यह 518 ईस्वी में भारत आया और इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की, ठीक है। तो ये संयोगन के बारे में ये जानकारी आपकी होनी चाहिए, ज्यादा जानकारी नहीं है, ठीक है, इसके बारे में, लेकिन हाँ ये चीज आपको याद रखना है। हम बात कर रहे हैं अब हेन त्सुआंग का, ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से भी प्रश्न लगातार कमीशन बनाता है, ठीक है। तो ये जो है ये हेन त्सुआंग के बारे में कहा जाता है कि ये 7वीं सदी में हर्षवर्धन के समय में भारत आया था और इसकी जो रचना है सीयू की किसके शासनकाल में? तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, ठीक है। जब हेन त्सुआंग किसके बारे में? फाहियान के बारे में पूछ सकता है कमीशन यूपीएससी, ठीक है, कि किसके राज शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर विक्रमादित्य भी हम कह सकते हैं, लेकिन वहां पे ऑप्शन था चंद्रगुप्त द्वितीय का, ठीक है। अब जब हम बात करें हेनसांग का, तो ये किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में जो है ना भारत आया था। हेनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कहां पे? कपिसा पहुंचा था, याद रखना है, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। कहां पहुंचा था? कपिसा पहुंचा था और भारत में 15 वर्षों तक यहां पर वो ठहरा और 645 ईस्वी में चीन लौट गया। यानी देख रहे हो ना, यानी 15 वर्षों तक अगर कहीं पे कोई रहता है, ठीक है, तो वहां का वो प्रॉपर जो है ना ज्ञान अर्जित कर लेगा, सारा चीज वो समझ जाएगा, ठीक है। वहां की सोसाइटी के बारे में, वहां की संस्कृति के बारे में, वहां की सभ्यता के बारे में, तो वो सारी चीजें जो लेकर के गया। वो कहा जाता है कि वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत में बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था, ठीक है। जब आया था उसका उद्देश्य कुछ था ना, वो उद्देश्य यही था कि जो है बौद्ध धर्म से रिलेटेड, ठीक है, वो पूरा का पूरा जो है जानकारी इकट्ठा करना चाहता था। और उस समय जो है बिहार में, जो अभी वर्तमान में जो नालंदा जिला है, वहां पे नालंदा विश्वविद्यालय में जो अध्ययन किया जाता था, वहां पे बौद्ध ग्रंथों पर ही बौद्ध अनुयायी जो है वहां होते थे, वो अध्ययन करते थे। वहां पे बौद्ध ग्रंथों को जो है एकत्र करके वो लेकर गया और इसका भ्रमण वृत्तांत जो है ना किसमें लिखी गई है? तो ये है सीयू के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है ना, भ्रमण ग्रंथ, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। भ्रमण वृत्तांत है ये, इसकी रचना है सीयू की। किसकी रचना है? हेन त्सुआंग की, याद रखना है। कहा जाता है 138 देशों का विवरण इसमें मिलता है और इसने हर्षकालीन समाज, धर्म, राजनीति के बारे में वर्णन किया। हमने ऑलरेडी बताया कि जब कोई जो है ना आएगा तो यहाँ पर जब अध्ययन करेगा तो उसके बारे में आपको जो है ना हर एक चीज के बारे में जानकारी लेकर के जाएगा आपका, ठीक है ना। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। कौन कह रहा है? हेन त्सुआंग के अनुसार जो है ना सीयू की में लिखी हुई जो चीजें हैं उसके अनुसार कहा जाता है कि जो सिंध का जो उस समय का जो राजा था ना वो क्या था? शूद्र था, ठीक है। और हेन त्सुआंग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था, ठीक है, याद रखना है। अब कहा जाता है दोस्तों कि हेन त्सुआंग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के जो कुलपति थे वो कौन थे? तो आचार्य सिंहभद्र थे, याद रखना है। यहां से प्रश्न जो है ना कमीशन बना सकता है, ठीक है ना। और यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए क्या है? उस समय प्रसिद्ध था, ठीक है, तो याद रखना है। अब इति सिंह के बारे में बात करें तो इति सिंह जो है ना यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था और इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। अब अरबी लेखक के बारे में हम बात कर लेते हैं कि जो अरब के जो यात्री हैं उनके विवरण हैं, ठीक है ना। उनमें अल-बरूनी की बात करेंगे, इब्न बतूता की बात करेंगे, ठीक है ना। तो कहा जाता है दोस्तों कि जो अरब व्यापारी और जो लेखक के विवरणों में हमें पूर्व मध्यकालीन भारतीय जो समाज था एवं संस्कृति थे उस विषय में जो है ना जानकारी प्राप्त, इससे पर्याप्त जानकारी इससे मिलता है। और इसमें जो है ना प्रमुख रूप से जो नाम जो है, 2 नाम आपको याद रखना है। अल-बरूनी के बारे में आपको ध्यान रखना है और इब्न बतूता के बारे में आपको पता होना चाहिए। कहा जाता है अल-बरूनी के बारे में बोला जाता है कि यह महमूद गजनबी के साथ भारत आया था और अल-बरूनी ख्वारिज्म या खीव आधुनिक तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था। कहां का? खीव या आप जो है
ख्वारिज्म कह सकते हैं, जो वर्तमान में तुर्कमेनिस्तान है, वहां का रहने वाला था। अरबी में लिखी गई उसकी जो कृति है उसका नाम आपको याद रखना है। क्या नाम था उसका? नाम है, देखिए क्या है बताइए, तो इसका नाम है किताब उल हिंद या तहकीक हिंद, याद रखना है, ठीक है ना, किताब उल हिंद या तहकीक हिंद, ठीक है। इसका अर्थ होता है भारत की खोज, ठीक है ना, भारत की खोज। आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है और यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया और रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल तथा मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। तो अलबरूनी की जो कृति है वो आपको याद रखना है। क्या नाम है? किताबुल हिंद या तहकीक हिंद, ये आपको याद रखना चाहिए। डायरेक्ट प्रश्न इससे पूछा जाता है, ठीक है। और इसके बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें जो चीजें लिखी गई है वो किन चीज की व्याख्या करता है ये, ठीक है। तो ये आपको इसमें जो कुछ जो पॉइंट्स दिए गए हैं उसके बारे में आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सेकंड है इब्न बतूता। इब्न बतूता के बारे में बात करें, ठीक है, चलिए ठीक है। तो अलबरूनी के बारे में कुछ चीजें और हम बात कर लेते हैं। पे कहा जाता है कि देखिए सर्वप्रथम जो है ना, देखिए सर्वप्रथम लिख लीजिए आप, सर्वप्रथम 1888 में एडवर्ड साची ने, एडवर्ड साची, चाची नहीं कीजिएगा, साची ने अरबी भाषा में जो है ना तहकीक ए हिंद का अनुवाद किया था। तहकीक ए हिंद, देखिए ये जो है ना तहकीक ए हिंद किसकी कृति है? तो अलबरूनी की है, ठीक है, याद रखना है, ठीक है ना। ये जो है ना तहकीक ए हिंद को क्या किया था? अरबी भाषा से जो है ना अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तहकीक ए हिंद को क्या किया? अंग्रेजी में इसने अनुवाद किया था। तो कई बार पूछ सकता है इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था, तो आपको याद होना चाहिए एडवर्ड साची। कब किया था? 1888 में। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। इसको मैं रिमूव कर रहा हूं, इसको अगर आप देख लीजिएगा, रिपीट वीडियो में आप चीजें देख लीजिएगा, ठीक है ना। अब कहा जा रहा है ना कि जो अरबी लेखकों में अलबरूनी के अतिरिक्त जो है ना, हमने आपसे बात किया कि इब्न बतूता के बारे में हम तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। इसके साथ साथ जो है ना दोस्तों अल बिलादुरी है, ठीक है, सुलेमान है, हसन निजाम है, फरिश्ता है और निजामुद्दीन है, ठीक है। लेकिन उतना ज्यादा इनके बारे में नहीं जानकारी होनी चाहिए, उसमें ज्यादा कुछ है नहीं। लेकिन इब्न बतूता के बारे में हम बात कर लेते हैं। कहा जाता है कि इसके द्वारा अरबी भाषा में जो लिखा गया उसका जो यात्रा वृत्तांत है उसका नाम क्या है? रेहला, ठीक है ना। प्रश्न पूछा हुआ है, पीआईक्यू में प्रश्न जो है ना आए हुए हैं रेहला का, ठीक है ना। ये अरबी भाषा में लिखा हुआ है यात्रा वृत्तांत है इब्न बतूता का और 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषयों में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियां ये देता है। और 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी और न्यायाधीश नियुक्त किया था। तो यहां से प्रश्न बन सकता है, कमीशन बना सकता है, ठीक है ना। ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। कि एक तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि रेहला किसका यात्रा वृत्तांत है? तो इब्न बतूता का है, ठीक है। और इसको जो है इब्न बतूता के विद्वता से प्रभावित होकर के दिल्ली का काजी या न्यायाधीश किसने नियुक्त किया था? तो ये किया था सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, याद रखना है, ठीक है ना। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसे अपना क्या बनाया था? और ये तो बना दिया काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया और इसने जो है ना अपना राजदूत बना करके कहां भेज दिया इसने, ठीक है ना। राजदूत बना करके, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है, राजदूत बना करके जो है ना किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है ना चीन इसको भेज दिया। किसको? इब्न बतूता को। समझ रहे बात? तो ये चीज आपको जानकारी होनी चाहिए थी। अब हम बात कर लेते हैं कुछ अन्य जो लेखक हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं दोस्तों, जिसमें जो है ना तारानाथ का नाम आता है। कहा जाता है यह एक तिब्बती लेखक था। इसने जो है ना क्यूंगुर और तेंगियूर नामक ग्रंथ की रचना की और इसने भारतीय इतिहास के बारे में इससे जानकारी मिलती है। मार्को पोलो के बारे में बात करें तो कहा जाता है कि 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था और इसका विवरण जो है ना पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि पुरातत्व संबंधी जो साक्ष्य से मिलने वाली जो जानकारी है उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। कहा जाता है कि भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह, फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी किसको कहा जाता है? तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। तो याद रखिएगा, ये प्रश्न जो है ना बना सकता है कमीशन। और अलेक्जेंडर री, A.H. लोंगहर्स्ट और रॉबर्ट शेवेल, जेम्स वर्गेस, वाल्टर इलियट ने ये सभी जो है ना भारत के पुरातात्विक स्थलों के उत्खनन से संबंधित हैं और इन लोगों ने भट्टीप्रोलु, घंटासला, अमरावती आदि स्थलों की खुदाई किया है। 1400 ईस्वी पूर्व के अभिलेखों जिसे बोगाज़-कोई एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र, नासत्य, अश्विनी कुमार के नाम से मिलते हैं। मध्य भारत में भागवत धर्म जैसे वैष्णव संप्रदाय विकसित होने का प्रमाण तक्षशिला के इंडो ग्रीक राजा
अंतलिखित राजदूत हेलियोडोरस के बेश नगर यानी विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। याद रखिएगा, ये प्रश्न जो है ना पीवाईक्यू में पूछा हुआ है। ठीक है, हेलियोडोरस के बारे में। और हेलियोडोरस शुंग वंश के राजा भद्रभद्र के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था? तो याद रखना है, शुंग वंश के राजा भद्रभद्र के जो है ना दरबार में आया था हेलियोडोरस। कहा जाता है कि सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र जो है ना हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र कहां पर मिलता है? हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। और सर्वप्रथम जो है दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख जो है शहगौरा अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख मिलता है। ठीक है, कहा जाता है कि सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी कौन देता है? तो भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पीवाईक्यू का है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी किस लेख से मिलता है? तो भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। कहा जाता है कि सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरण अभिलेख यानी शासक भानुगुप्त से प्राप्त होती है। एरण अभिलेख से प्राप्त होती है सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य। कहां से? एरण अभिलेख से। याद रखना है, ठीक है ना। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। ठीक है, सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास जो है ना उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। और रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी कहां से मिलती है दोस्तों? तो मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी कहां से? मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। और कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्ज होम से गर्तावास यानी गड्ढा घर का साक्ष्य मिलता है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियों का प्रयोग किया जाता था। यहाँ मनुष्य के साथ साथ उसके पालतू कुत्ते को भी दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। याद रखना है। कहा जाता है कि पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं, पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन, इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, उसको पूरा स्थल बोलते हैं। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है और इसी को साहित्य में कशार्पण कहा गया है। याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू में भी पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, कि प्राचीनतम सिक्का को आहत सिक्का कहा जाता था और इसी को साहित्य में क्या कहा जाता है? कशार्पण। ठीक है, और सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य जो है ना किस शासकों ने किया था? तो यवन शासकों ने किया था। ठीक है, सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया था? तो यवन शासकों ने किया था। याद रखना है। अब हम बात कर लेते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण जो अभिलेख है उसके बारे में। कहा जाता है हाथी गुफा अभिलेख तिथि रहित अभिलेख है जो कि कलिंग राज खारवेल के शासन में जो है ये था, इससे संबंधित है। और कहा जाता है जूनागढ़ गिरनार अभिलेख जो है रुद्रदामन प्रथम से संबंधित है। नासिक अभिलेख जो है गौतमी बलश्री के संबंधित है। प्रयाग स्तंभ लेख जो है समुद्रगुप्त से संबंधित है। यहोल अभिलेख जो है पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। मंदसौर अभिलेख जो है मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है। ग्वालियर अभिलेख जो है ये प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित है। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख जो है स्कंदगुप्त से संबंधित है। देवपाड़ा अभिलेख जो है बंगाल शासक विजयसेन से संबंधित है। ठीक है, अब जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रुद्रदामन के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो रुद्रदामन वाला जो ना यानी जूनागढ़ यानी गिरनार अभिलेख जो है इसे संस्कृत में पहला लंबा शिलालेख जारी करने का श्रेय दिया जाता है इसे। ठीक है, तो ये चीज आपको जानकारी होनी चाहिए। अब कहा जा रहा है दोस्तों कि अभिलेखों का अध्ययन जो है पूरा लेख शास्त्र यानी एपिग्राफी कहलाता है। ठीक है, अभिलेखों का अध्ययन किसमें किया जाता है? क्या कहलाता है? एपिग्राफी कहलाता है। और इनकी तथा दूसरे पुराने दस्तावेजों की प्राचीन तिथि के अध्ययन को पूरा लिपि शास्त्र कहते हैं। सबसे अधिक अभिलेख मैसूर में मुख्य पुरालेख शास्त्री के कार्यालय में संग्रहित है और आरंभिक अभिलेख प्राकृत भाषा में है। और सबसे पुराने अभिलेख हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर मिलते हैं जो पढ़े नहीं जा सके हैं। अभिलेखों में संस्कृत भाषा ईसा की दूसरी सदी से मिलने लगती है और चौथी और पांचवी सदी में इसका सर्वत्र व्यापक प्रयोग होने लगा। और अभिलेखों में प्रादेशिक भाषा का प्रयोग 9वीं और 10वीं सदी में होने लगा था। कहा जाता है मौर्य और मौर्योत्तर और गुप्त काल के अधिकांश अभिलेख कार्पस इंस्क्रिप्ट्स ओनम इंडिकारम नामक ग्रंथ माला में संकलित करके प्रकाशित किए गए हैं। तो ऐसा नाम जो है ना डिफिकल्ट है। ठीक है, कहा जाता है समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। तो याद रखना है, समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से जो ना उसके संगीत प्रेमी होने का जो है ना प्रमाण मिलता है, यानी इसी ने करवाया होगा ये। ठीक है ना, कौन? मुद्रा वाले जो है ना समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई जो मुद्रा है ना वो समुद्रगुप्त प्रेमी होगा। ठीक है, संगीत प्रेमी होगा तो अपने जो मुद्रा पर जो ना वो उसको बनवा दिया होगा। ठीक है, तो इसी से संबंधित है समुद्रगुप्त, याद रखना है। और अरिकमेडु यानी पुदुचेरी के निकट है ये रोमन सिक्के प्राप्त यहाँ से होते हैं अरिकमेडु से। ठीक है, कहा जाता है कि सबसे पहले भारत के संबंध में बर्मा जो स्वर्ण भूमि वर्तमान में म्यांमार में है, मलाया स्वर्णद्वीप और कंबोडिया कंबोज और जावा यवद्वीप से स्थापित हुए हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से दोस्तों आज का जो हमारा पहला टॉपिक है डे 1 का टारगेट जो हमने लिया था ये हमने कंप्लीट किया है। ठीक है ना, एंशिएंट हिस्ट्री हम शुरू कर रहे हैं। अगले जो सेकंड डे के टॉपिक में हम बात करेंगे, टारगेट में बात करेंगे प्रागैतिहासिक काल और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो
एईडीओ बीपीएससी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारी जो सीरीज है, डेली टारगेट सीरीज जो है और होमवर्क सीरीज है, उसमें हमने आज के फर्स्ट डे का टारगेट लुसेंट का कंप्लीट किया है। अगर मैं इसके बारे में बताऊं कि ये जो सीरीज है ये इतना इंपॉर्टेंट है जो आगे आने वाले किसी भी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ठीक है, ताकि उनको भी आप ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों तक इस वीडियो को पहुंचा पाएं और उनको भी आप हेल्प कर पाएं, ठीक है। थैंक यू सो मच।